हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे MJY 005 में एक प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आया है जो टर्म एग्जामिनेशन में पूछा है कि आर्यभट्ट कौन है, इनके ज्योतिष शास्त्रीय योगदान का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड हो वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए देखते हैं आर्यभट्ट। सबसे पहले देखेंगे आर्यभट्ट का थोड़ा सा परिचय, जीवनी परिचय जिनका जान लेंगे। उसके बाद फिर इनके जो भी ज्योतिष शास्त्रीय योगदान है उसको वर्णन करेंगे। तो आइए आर्यभट्ट का पहले परिचय जान लेते हैं। नाम से स्टार्ट करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के विकास के क्रम में अनेक आचार्यों ने अपना योगदान दिया, जिनमें आर्यभट्ट का प्राचीनतम आचार्यों में बड़े ही मुख्यता के साथ नाम लिया जाता है। आर्यभट्ट विशेष प्रतिभा के ज्योतिषविद थे। वह एक महान गणितज्ञ थे जिन्होंने समस्त विश्व को गणित की एक नई ऊंचाई परिपाटी पर चलना सिखाया था तथा अपने नवीन सिद्धांतों के प्रतिपादन से आधुनिक विज्ञान के दशा एवं दिशा को परिवर्तित कर दिया था। आर्यभट्ट की विश्व प्रसिद्ध रचना आर्यभट्टियम है। आर्यभट्ट के नाम को लेकर सामान्य जनों में एक संशय रहता है कि आचार्य का नाम आर्यभट्ट है या आर्यभट्ट। इस संदर्भ में आचार्य ने अपना नाम स्वयं ही 10 गीतिका पाद में बताते हैं कि आचार्य आर्यभट्ट गणित, गोल एवं काल क्रियापाद को बताते हैं कि अतः उन्होंने अपना नाम आर्यभट्ट बताया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं उनका जन्म स्थान। आर्यभट्ट ने अपने ग्रंथ आर्यभट्टियम में अपने ज्ञान प्राप्ति के स्थान का उल्लेख किया है। वह कहते हैं कि कुसुमपुरे अभ्यर्चित ज्ञानम, अर्थात उन्होंने कुसुमपुर में रहकर अध्ययन किया। विद्वानों का मत है कि उनका जन्म स्थान कुसुमपुर है। कुसुमपुर नामक स्थान को लेकर विद्वानों के बीच सर्वदा मतभेद रहा है। कुछ विद्वान यह मानते हैं कि आचार्य आर्यभट्ट नर्मदा और गोदावरी के मध्य के क्षेत्र में पैदा हुए, जिसे असमक देश के रूप में जाना जाता है। इसी स्थान में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से आते हैं। दूसरी ओर कुछ विद्वान यह मानते हैं कि प्राचीन काल में पाटलिपुत्र उच्च शिक्षा का केंद्र रहा है। आचार्य आर्यभट्ट के अध्ययन के लिए निश्चित ही किसी न किसी समय कुसुमपुर उच्च शिक्षा के लिए गए होंगे। गुप्त साम्राज्य के अंतिम समय में आचार्य आर्यभट्ट वहां निवास करते थे। कुछ नए शोधों के अनुसार यह बात सामने आती है कि आचार्य आर्यभट्ट केरल के ताम्रवतम के निवासी थे। कुछ आचार्यों के मत में अस्मका एक जैन प्रदेश है जो कि जैन आचार्यों के तीर्थ स्थल श्रवण बेलगोला के चारों तरफ स्थित है। इस स्थान पर पत्थरों की अधिकता है, जिसके कारण से यहाँ पर पत्थर के खंभों का निर्माण अत्यधिक मात्रा में होता था। इसी कारण इस स्थान का नाम अस्मका पड़ा। इस शोध में यह भी कहा गया है कि आर्यभट्ट ने युगों के गणना में राजा भरत का जिक्र किया है। 10 गीतिका पाद के 5वीं आर्या में राजा भरत के गत काल का वर्णन प्राप्त होता है। उस काल में इस प्रकार प्रकरण कहे गए हैं। अस्मका अर्थात कुसुमपुर में एक प्रसिद्ध जैन विश्वविद्यालय था जहां जैन आचार्यों का विशेष प्रभुत्व रहा। आर्यभट्ट का नाम धीरे धीरे प्रसारित होते होते इस स्थान पर पहुंचा तथा आर्यभट्ट को यहाँ से प्रसिद्धि मिली। आइए नेक्स्ट देखते हैं आर्यभट्ट का जन्म काल। आचार्य आर्यभट्ट के जन्म काल के संबंध में अधिक विवाद नहीं है, क्योंकि आर्यभट्ट ने अपने जन्म काल का उल्लेख स्वयं ही अपने ग्रंथ आर्यभट्टियम में किया है। उन्होंने अपने ग्रंथ में लिखा है कि कलयुग के 60 वर्षों की आवृत्ति बीत जाने पर तथा 3 युगपाद अर्थात सतयुग, त्रेता तथा द्वापर के बीत जाने पर जब हमने आर्यभट्टियम ग्रंथ की रचना की तो उस वर्ष मेरी अवस्था 23 वर्ष की थी। इसके अनुसार यदि 421 शक में से 23 घटा दे तो 398 शक आचार्य आर्यभट्ट का जन्म काल निश्चित होता है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं आर्यभट्ट का योगदान। तो सबसे पहला हो जाएगा शून्य एवं संख्याओं की स्थानीय मान प्रणाली। जैसा कि हम जानते हैं कि संख्याओं के 2 प्रकार के मान प्रचलित है, प्रथम संख्या मान या अंकीय मान एवं द्वितीय स्थानीय मान। अंकीय मान का तात्पर्य यह है कि अंक के स्वयं का मान। स्थानीय मान से तात्पर्य है कि जन्म
स्थान जनित मान, अर्थात कोई भी संख्या यदि सैकड़े के स्थान पर हो तो उसके अंकीय मान 100 का गुणा करने पर उस संख्या का स्थानीय मान सैकड़े के स्थान पर प्राप्त होगा। जैसे यदि 5 सैकड़े के स्थान पर स्थित हो तो 5 का मान 500 कहा जाएगा। इस पद्धति का विवेचन सर्वप्रथम यजुर्वेद के मंत्र में प्राप्त होता है। उसके बाद आचार्य आर्यभट्ट अपने ग्रंथ आर्यभट्टियम में इसका स्पष्ट प्रतिपादन करते हैं, जैसे कि 1, 10, शत, सहस्त्र, अयुत, नियुत, प्रयुत, कोटि, अबूर्ध एवं वृंद, इनमें से प्रत्येक का स्थानीय मान पिछले से 10 गुना अधिक है। ये नेक्स्ट देखते हैं त्रिकोणमिति एवं जया सारणी। यह गणित में त्रिकोणमिति का प्रचलन प्राचीन काल से ही हो रहा है। आर्यभट्ट में भी त्रिकोणमिति जया से चाप साधन तथा चाप से जया साधन की प्रक्रिया को स्पष्ट करते हैं। आचार्य का जया शब्द से अभिप्राय अर्ध जया से है। एक वृत्त पाद में 24 जया खंड होते हैं तथा एक चक्र में 96 जया खंड होते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं भूभ्रमण का सिद्धांत। जैसा कि हम जानते हैं कि प्राचीन काल से भूमि को अचल माता माना जाता रहा है। वेदों ने भी चलत्व एवं अचलत्व दोनों का ही प्रतिपादित किया है। एक और गणितीय गणना के लिए भूमि को अचल तो वहीं इसके स्वरूप को बताने के लिए अनेक मंत्रों में इसे चल बताया गया है। सामान्य जनमानस में यह संदेह निरंतर बना रहा कि भूमि चल है अथवा भूमि अचल। अनेक आचार्यों ने इस पर अलग अलग मत दिए, परंतु आचार्य आर्यभट्ट ने अपने ग्रंथ आर्यभट्टियम में भूमि के चलत्व का प्रतिपादन किया कि कोई एक व्यक्ति नाव पर बैठा हो और नाव जब पानी में आगे बढ़ती है तो वह नाव को स्थिर तथा किनारे को चलते हुए देखता है या उसे प्रतीति होती है। ठीक उसी प्रकार चल भूमि पर लंका में बैठे हुए मनुष्य प्रतिदिन तारों को ग्रहों को पश्चिम दिशा में जाते हुए देखते हैं। ग्रहों के उदय एवं अस्त के निमित्त प्रवाह वायु के द्वारा यह समस्त भंपचर पश्चिम की ओर घूमता हुआ दिखाई देता है। आधुनिक विज्ञान के इतिहास के संदर्भ में यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आचार्य आर्यभट्ट वह पहले आचार्य हुए जिन्होंने भूमि के भ्रमण के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम भूमि के चलत्व का प्रतिपादन किया तो साथ ही उन्होंने भूकेंद्रिक ग्रह कक्षा का निर्वचन अपने ग्रंथ में स्पष्ट रूप से किया, जिसे हम अभी पढ़ चुके हैं। पुनः इस क्षेत्र का परंतु इस क्षेत्र का आलोडन करके समझते हैं कि कुछ आचार्यों का मानना है कि आर्यभट्ट सूर्य कक्षा के पक्षधर में थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं व्यास एवं परिधि का संबंध, अर्थात पश्चिम जगत में पाई का मान प्राचीन काल से ही रहस्य बना रहा तथा इसके अनिश्चितता के विषय में तो बहुत लंबे समय तक संशय रहा, परंतु भारतीय आचार्य आर्यभट्ट ने परिधि तथा व्यास के संबंध में बताते हुए कहते हैं कि 104 में 8 से गुणा कर फिर 62,000 जोड़ देते हैं तो 20,000 परिधि के एक वृत्त का व्यास का मान हो जाता है। इसके अनुसार इस प्रकार से व्यास परिधि के अनुपात स्पष्ट हो जाता है जो 5 अंकों तक शुद्ध प्राप्त होता है। यहाँ आर्यभट्ट ने इस श्लोक में इसे आसन मान कहा है, अर्थात यह लगभग सही है। इसी कारण आधुनिक गणितज्ञ कहते हैं कि यह सन्निकटन है तथा इसे ही अतुलनीय कहा गया है। आचार्य आर्यभट्ट ने ही पाई के सन्निकट का प्रथम प्रतिपादक माने जाते हैं। नेक्स्ट आइए देखते हैं अनिश्चित समीकरण। आजकल के गणित में डाइफोंटाइन समीकरण से सभी परिचित है। एक प्रकार से यह बहुपद समीकरण होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक अज्ञात मानों में केवल पूर्णांक समाधान प्राप्त होते हैं। यह समीकरण आधुनिक समीकरण नहीं है, अपितु प्राचीन काल से ही इस प्रकार के समीकरणों में गणित शास्त्र के आचार्यों की रुचि रही है, जिससे प्राचीन काल में कुटक के नाम से जाना जाता था। कुटक गणित की चर्चा स्पष्ट रूप से आचार्य आर्यभट्ट ने अपने ग्रंथ में की है। आर्यभट्ट के ग्रंथ पर भास्कर की व्याख्या का एक उदाहरण बहुत ही प्रसिद्ध है कि जैसे वह संख्या ज्ञात करे जिसे 8 से विभाजित करने पर शेष के रूप में 5 बचता हो
तथा 9 से विभाजित करने पर सिर्फ 4 बचता है तथा 7 से विभाजित करने पर शेष के रूप में केवल 1 बचता है, जिसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पर n के लिए सबसे छोटा मान 85 प्राप्त होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं वास्तविक भूपरिधि। आर्यभट्ट के अनुसार पृथ्वी की परिधि 39968 किलोमीटर है, जबकि आधुनिक विज्ञान से इसे 40075 किलोमीटर बताता है। इस प्रकार आचार्य आर्यभट्ट का मान वास्तविक मान से केवल 0.2% छोटा है। आर्यभट्ट ने पृथ्वी के नक्षत्र घूर्णन के संबंध में सटीक गणना को प्रस्तुत किया है। उन्होंने इसकी गणना 23 घंटे 56 मिनट और 4.1 सेकंड के रूप में की है। यह अविश्वसनीय रूप से आधुनिक समय के 23 घंटे 56 मिनट और 4.091 सेकंड के गणना के करीब है, जिससे केवल 0.09 सेकंड का अंतर है। इस प्रकार आर्यभट्ट ने नक्षत्र वर्ष का मान 365.25858 दिनों के रूप में बताया है, जो आज के समय में प्राप्त गणना के अनुसार वर्ष के लंबाई की तुलना में सिर्फ 3 मिनट और 20 सेकंड अंतरित है, जो कि 365.25636 दिन है। अपने समय में आचार्य आर्यभट्ट के मान की गणना सबसे सटीक गणना थी। नेक्स्ट देखते हैं क्षेत्रमिति। आचार्य आर्यभट्ट ने क्षेत्रमिति के संबंधित अनेक सूत्र दिए। त्रिकोणमिति के संदर्भ में त्रिभुज के क्षेत्रफल के संबंध में आचार्य का एक सूत्र अति प्रसिद्ध है। आधार के अर्ध भाग को लंब से गुणा करने पर गुणनफल त्रिभुज के क्षेत्र प्राप्त होता है। इसी प्रकार आचार्य ने त्रिकोण के साथ षटकोण के भी क्षेत्रफल के आनयन विधि की सलाह दी है। उसके बाद समवृत्त का क्षेत्रफल, उसके बाद घन गोल फल के आयनन की विधि को बहुत ही स्पष्ट तरीके से बताया गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं ग्रहण की वास्तविक वैज्ञानिक विवेचन। प्राचीन काल में यह पौराणिक मान्यता थी कि राहु नामक दैत्य सूर्य तथा चंद्र का ग्रसन कर लेता है, जिसके कारण चंद्र ग्रहण होता है। सर्वप्रथम आचार्य आर्यभट्ट ने इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए कहा कि चंद्रमा जब अपनी कक्षा में घूमता हुआ पृथ्वी की छाया में प्रवेश करता है तो हमें दिखाई नहीं देता है, जिसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। तथा जब पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य के अदर्शन होने से सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण की स्थिति को हम अधोनिर्मित चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसा कि ये चित्र में दिया हुआ है, ये सूर्य और पृथ्वी ये अपना चंद्रमा को कैसे छाया दे रहा है, तो इसको आप लोग पिक्चर को ड्रॉ कर लीजिएगा। इस प्रकार से आचार्य आर्यभट्ट ने आधुनिक गोल एवं खगोल के विकास में अभूतपूर्व योगदान दिया है। तो फ्रेंड्स हमने इस प्रकार से आर्यभट्ट का परिचय और इनके ज्योतिष शास्त्रीय योगदान का वर्णन किया। तो इस क्वेश्चन का इस प्रकार से आपको उत्तर देना है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए